गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत एक बार फिर से आप लोगों के लिए क्लास 9 का इंग्लिश बुक का एक स्टोरी लेकर आया हूँ और जिसका टाइटल है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। एक्चुअली में ये जो स्टोरी है द साउंड ऑफ म्यूज़िक का ही एक पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एवलिन ग्लेनी का स्टोरी पढ़े थे और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पॉइंट 1 में आप लोग देख पा रहे होंगे, लिख रहा है एम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फोर इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड। यानी कहना चाह रहा है कि एम्पेरर औरंगजेब जो थे, यानी मुगल डायनेस्टी के जो शासक थे ना, औरंगजेब जो थे वो बैन कर दिए थे। बैन मतलब प्रतिबंध लगा दिए थे किस चीज़ को? द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसको किस नाम से जाना जाता था? पुंगी के नाम से, ठीक है, पुंगी के नाम से जाना जाता था। उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रॉयल रेसिडेंस में मतलब राज दरबार में शाही महल में बजाने से रोक दिया था। किस वजह से? फॉर इट हैड श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसकी आवाज़ जो थी वो अनप्लीजेंट था। अनप्लीजेंट मतलब जो मधुर ना हो, जो मतलब कान को हमारे वैसा साउंड जो हमें सुनने में बेहतर ना लगे। और श्रील, श्रील का मतलब वही होता है नॉइज मेकर्स, यानी कि थोड़ा कर्कश आवाज़, है ना। और ये तुम्हारा आप लोगों का बुक में एक क्वेश्चंस भी है कि औरंगजेब जो है वो प्लेइंग पुंगी पे बैन क्यों कर देता है, यानी पुंगी बजाने पे बैन क्यों लगाता है? क्योंकि इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड। बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा कि इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, और इसी वजह से पुंगी का नाम पड़ गया था क्या? नॉइज मेकर्स। नॉइज मेकर्स मतलब शोरगुल उत्पन्न करने वाला। देखिए लिख रहा है ना, जेनरिक नेम, अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल, ठीक है। मतलब जेनरिक नेम मतलब एक सामान्य नाम, यानी कि उस पुंगी का एक कॉमन नाम पड़ गया था शोरगुल करने वाला, मतलब नॉइज मेकर्स, मतलब बहुत कर्णप्रिय साउंड उससे नहीं निकलती थी। फ्यू हैड थाउट, बहुत कम सारे लोगों ने सोचा था क्या भाई? इट वुड वन डे बी रिवाइव, कि पुनः एक बार फिर से यह पुंगी जो है वो रिवाइव करेगा। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित होना। कहने का तात्पर्य है कि जब औरंगजेब जो है इस पुंगी के ऊपर बैन लगा दिया था तो बहुत कम लोगों ने इस बात को सोचा था कि फिर से कभी कोई पुंगी रॉयल दरबार में, राजा के दरबार में कभी कोई बजाएगा। लेकिन कुछ ऐसा ही होता है। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। बार्बर का मतलब होता है नाई, है ना। एक बार्बर जो था वो कौन से परिवार से बिलोंग करता था? अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, मतलब कि वो, उसका परिवार जो था वो पेशेवर संगीतकार था, यानी कि एक बार्बर है। और उसका पूरा परिवार जो है वो बिलोंग करता है प्रोफेशनल म्यूजिशियन से, मतलब कि वो म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और उसी ने इस पुंगी को फिर से कहाँ पे पहुँचाया? रॉयल पैलेस पे। बात को समझिए, सबसे पहले औरंगजेब जो था वो उस पुंगी को तो बैन कर दिया था। फिर बहुत कम लोगों ने इस बात को सोचा भी था कि इस पुंगी को दोबारा कभी राज दरबार में बजाया जाएगा, शाही महल में बजाया जाएगा। लेकिन एक बार्बर है, एक नाई है, और वो कौन से परिवार से बिलोंग करता है? तो प्रोफेशनल म्यूजिशियन परिवार से। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, उसी ने इस पुंगी को दोबारा रॉयल पैलेस में पहुंचाया। कैसे भाई? डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, क्योंकि उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कि वह इम्प्रूव करेगा
किस चीज़ को? द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, मतलब पुंगी का जो टोनल क्वालिटी है, पुंगी का जो टोनल क्वालिटी है, म्यूजिक का जो उससे साउंड निकलता है, उसकी क्वालिटी में वह सुधार करेगा, है ना। तो देखिए आगे उसने क्या किया, आखिर वो टोनल क्वालिटी को सुधारने का डिसाइड किया, तो वो कैसे सुधार करता है भाई? ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम, है ना। सबसे पहले उसने एक नेचुरल हॉलो स्टेम लिया। हॉलो मतलब खोखला, नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से, स्टेम मतलब तना, है ना। वो सबसे पहले एक ऐसा पाइप लिया, मतलब एक तना लिया पौधे का, एक जैसे बांस वगैरह होता है या पपीते का जो डाली होती है जिसमें पत्ते वगैरह लगा होते हैं, उसको यदि आप कट करोगे तो देखोगे कि वो बिल्कुल कैसा होता है, खोखला होता है ना, अंदर से। और वो उसको खोखला न करना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी नेचुरल हॉलो स्टेम होता है, ठीक है। और वो कैसा रहता है? दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, और वो पहले की तुलना में लॉन्गर भी है और ब्रॉडर भी है देन दी पुंगी। मतलब वो सबसे पहले उस बार्बर ने क्या किया भाई? एक नेचुरल हॉलो स्टेम लिया जो पुंगी से क्या था, लॉन्गर भी था और ब्रॉडर भी था, ठीक है। ही मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी, और उसने उस नेचुरल हॉलो स्टेम के ऊपर क्या किए? तो 7 होल्स किए, ठीक है। कितने होल्स किए? 7, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं बतला रहा था ना, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, की पाइप के ऊपर उसने कितने होल्स किए? तो 7। वेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको बजाया, कैसे? क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उसके 7 होल्स में से किसी को क्लोज करते हुए, किसी को ओपन करते हुए। जैसे कि आप लोग फ्लूट यानी कि बांसुरी वगैरह बजाते होंगे, तो फिंगर्स को आप थोड़ा सा अब मूवमेंट करते हो ना, किसी होल्स को अप करते हैं, किसी को डाउन करते हैं ना। तो उसी तरह से जब वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाता है तो उससे क्या निकलती है? सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड। तो उससे कैसे साउंड्स निकलते हैं? बहुत ही सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, मतलब बहुत ही मीठा और संगीतमय, मतलब कर्णप्रिय आवाज़ जो है वो उससे निकलती है। नेक्स्ट पेज में आप लोग देखेंगे, है ना। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और वो इसको कहाँ पे बजाता है भाई? ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, वो राज दरबार में ले जाके बजाता है। एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और उसकी आवाज़ से हर कोई जो रहता है वो इम्प्रेस्ड हो जाता है ना। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बिल्कुल कैसा था? डिफरेंट था, है ना। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और इसी वजह से इसको एक नया नाम दिया गया, ठीक है। जैसे ये जो इंस्ट्रूमेंट जो बार्बर ने डेवलप किया, बनाया, वो पुंगी से कैसा था? अलग था। ये क्वेश्चन भी है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वो पुंगी से डिफरेंट कैसे है। तो हम लोगों ने देखा भी कि इसमें 7 होल्स थे, इट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, की ये पुंगी से लॉन्गर भी था और ब्रॉडर भी था। पुंगी गिव्स अ श्रील नॉइज, मतलब श्रील अनप्लीजेंट साउंड देती थी, जबकि ये जो था वो कैसा देता है? सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स देता है। तो दोनों में ये सब कुछ डिफरेंसेस है ना। आगे देखते हैं। एज द स्टोरी गो, जैसा कि कहानी बतलाता है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चेम्बर, सबसे पहले इसको कहाँ पे बजाया गया था? शाह के चेम्बर में। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और ये किसके द्वारा बजाया गया था? नाई के द्वारा। नाई यानी कि बार्बर के द्वारा बजाया गया था। स्टोरी को समझिए। इस इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले किसके चेम्बर में बजाया गया? तो शाह के चेम्बर में। किसके चेम्बर में? शाह के चेम्बर में। और किसके द्वारा बजाया गया? नाई के द्वारा बजाया गया, है ना।
इसीलिए देखिए दोनों को आप वर्ड को ऐड कर दीजिए, शाह प्लस नाई तो क्या बन गया, इसी से बन गया एक न्यू वर्ड शहनाई, है ना। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम दिस शहनाई, और इसी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है क्या दिया गया, शहनाई। ठीक है, और आप लोग इस इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल परिचित हो। ठीक है, देखिए ये जो आपका पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर जो दिख रहा है वो आपका पुंगी है ना। ये जो फर्स्ट पिक्चर देख रहे हो आपका, ये क्या है, पुंगी लिखा हुआ भी है। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, शहनाई। ठीक है, और तो बिल्कुल दोनों देखने में भी काफ़ी डिफरेंसेस है। और हम लोगों ने पढ़ा भी कि ये जो था वो कैसा साउंड दे रहा था, श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड, जबकि इसका साउंड जो था वो कैसा था, सॉफ्ट एंड मेलोडियस था। ठीक है, तो ये सब कुछ डिफरेंसेस थे। ठीक, अब पॉइंट नंबर 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट मिनट। हाँ, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ठीक है, देखिए लिख भी रहा है आपका ब्लू कलर में, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, है ना, कि द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड। अब धीरे धीरे क्या होने लगा भाई, कि शहनाई की जो आवाज़ थी उसको क्या माना जाने लगा, शुभ माना जाने लगा। ठीक है, एंड फॉर दिस रीजन, और इसी वजह से इट इज अ स्टील प्लेट, इसी वजह से इसे आज भी बजाया जाता है बच्चे, कहाँ पे, इन टेम्पल्स, कहाँ पे, मंदिरों में। एंड दीज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट मतलब अभिन्न, इंडिस्पेंसिबल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विदाउट विच पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब जिसके बगैर काम ही नहीं चल सकता। समझ गए ना, जैसे आप एक स्टूडेंट हो तो बुक्स है, नोटबुक, पेन, ये सारी चीज़ों के बगैर आपका काम नहीं चल सकता है। तो उसी तरह से यानी आप हम कह सकते हैं कि बुक्स हो गया, नोटबुक हो गया, पेन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए क्या है भाई, इंडिस्पेंसिबल चीज़ें हैं। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि इट इज़ अ स्टील प्लेट, कि इसे आज भी बजाया जाता है, कहाँ पे, मंदिरों में। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, कि ये एक अभिन्न यंत्र बन गया है, भाग बन गया है, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, यानी नॉर्थ इंडिया में कोई भी मैरिज हो, कोई भी शादी हो, और वहाँ पे यदि शहनाई ना बजे, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब मैरिज है, दैट मीन वहाँ पे शहनाई बजना ही बजना है ना। आज भी हम लोग अपने यहाँ भी देखते हैं, बहुत सारे घरों में जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो वहाँ पे शहनाई बजाई जाती है ना। इन द पास्ट मतलब पहले की बात हो रही, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, कि शहनाई जो थी वो नौबत का एक पार्ट होता था, यानी राजाओं के दरबार में। और ट्रेडिशनल इंसेम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, मतलब राजा के दरबार में जो 9 रत्न होते थे, नवरत्न होते थे, जो 9 बेस्ट चीज़ों का जो कलेक्शन रखा जाता था, उनमें एक चीज़ क्या होता था, शहनाई भी होता था, है ना। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स, लेकिन वर्तमान समय में इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, तो टेम्पल्स में हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है, वेडिंग्स में। ठीक है, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो क्रेडिट जाती है वो कौन की है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वही लिख रहा है, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के लेवल पे लाने का जो काम किए वो कौन किए हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किए। एक्चुअली में शहनाई का इन्वेंट जो है वो एक बार्बर के द्वारा किया गया, लेकिन इस शहनाई को पॉपुलर बनाने का जो काम किए हैं वो कौन किए हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है
सिर्फ और सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई को इतना पॉपुलर बनाए और क्यों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आखिर उन्होंने क्या किया शहनाई के लिए, और शहनाई और इंडिया से उनका किस प्रकार से स्नेह था, है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस को थोड़ा सा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस बच्चों कुछ नहीं करना है, बस केवल टच ही तो करना है आपको अपने मोबाइल में, ठीक है।